हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलके पे। दोस्तों, मैं हूं ललित और मैं फिर एक बार आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं एक नई जानकारी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का पर्यावरण अध्ययन का पार्ट 2, हमारे प्राकृतिक संसाधन। इससे पहले हमने पर्यावरण अध्ययन का प्रकृति एवं जीव जंतु पहला पार्ट पढ़ लिया था। वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आप सीटेट, यूपी टेट, शिक्षक भर्ती आदि की तैयारी कर रहे हैं तो ईवीएस के नोट्स और सीडीबी के नोट्स पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ है हमारे वीडियो में। तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन को, निशान जो लाल का बटन है उसको दबा दीजिए और बेल आइकन को, जो घंटे का निशान है, उसको दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ है। इससे पहले मैं बताया था कि पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है। परिधन आवरण, जिसका परि का अर्थ है चारों ओर घिरा हुआ और आवरण का अर्थ है, परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है घिरा हुआ। तो चलिए हम बात कर रहे हैं अपने प्राकृतिक संसाधन के बारे में। तो हमारे आसपास उपस्थित हर वह वस्तु जिसका प्रयोग हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, क्या कहलाती? संसाधन। यानी कि भैया जिस चीज का हम प्रयोग क्या करते हैं, अपनी जरूरतों के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, जैसे खाने के लिए, पीने के लिए, सांस लेने के लिए। तो ये सब कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे वायु, ऑक्सीजन, जल, मिट्टी, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक संसाधन है जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। वो सब चीजें क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संसाधन। अब यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक संसाधन का जो विवरण दिया है कुछ इस प्रकार है। जैसे प्राकृतिक संसाधन है तो प्राकृतिक संसाधन हमारे दो प्रकार के होते हैं भैया, एक जैविक होता है और एक अजैविक होता है भैया। जिनमें जान होती, जिनमें जीवन होता है वो जैविक कहलाते हैं, जिनमें जीवन नहीं होता वो अजैविक कहलाते हैं। जैसे जैविक में आपके जंतु, वनस्पति, और अजैविक में आपके नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। तो अजैविक जो चीजें हमारी, जैसे मिट्टी, जल, वायु, सौर ऊर्जा, इन सबको हम अलग अलग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो हमारे पहले टॉपिक में क्या है? मिट्टी है। तो चलिए हम उसको भी जान लेते हैं। आणविकरणीय जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं, जैसे खनिज, जीवाश्म आदि, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन का अर्थ आपको पता चल गया कि जो संसाधन जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? हमारी मृदा। हम मृदा की बात करेंगे तो मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय, यानी जिनको हम पुनः प्राप्त कर सके, जिनको पुनः उपयोग कर सके, वो नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन या पौधे के विकास के माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवन तंत्र है। जीवन तंत्र भैया क्या होता है? मृदा से क्या होता है? मृदा में हम लोग फसलें उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, उसी को हम खा पी के क्या करते हैं? अपना जीवन यापन करते हैं। पेड़ पौधे भी उसी पे उगते हैं, जो पेड़ पौधे खाते हैं जानवर, वो उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं मृदा के बारे में कुछ। क्या है मृदा? तो प्रकृति के अनेकों तंत्र, जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनद, अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। ये सब क्या करती हैं? ताप परिवर्तन, जल की क्रिया, पवन, हिमनद, अपघटन। अपघटन क्या होता है? ऊंचे ऊंचे क्षेत्रों से क्या होता है कि स्लाइड गिरने लगती हैं, अपघटन होता है, तो वही क्या होता है कि मिट्टी का निर्माण करती। पवन, हिमनद, मिट्टी क्या होती है? जल से क्या होता है? मिट्टी हमारी उपजाऊ बहती है, फिर वो किनारे लग जाती है, वहाँ पे हम लोग खेती करते हैं। तो ये सब क्या होता है? ये सब अनेकों, ये सब तंत्र हैं जिनसे क्या होता है? मिट्टी बनने की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। क्या होता कहते हैं? मृदा विज्ञान। उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा। किसने बांटा? जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा। लेकिन हम मात्र 4 मिट्टियों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वो 4 मिट्टी कौन कौन सी हैं। जैसे आपकी जलोढ़ मिट्टी, सबसे पहले कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। फिर काली मृदा, लाल और पीली मृदा, और चौथी यहाँ पे नहीं लिखी, चलिए हम उसको भी बताएंगे कौन सी मिट्टी है। तो
बात कर लेते हैं तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो मिट्टी भारत के लगभग 40% हिस्से में पाई जाती है। कितने हिस्से में पाई जाती है? 40% हिस्से में पाई जाती है। चौथी मिट्टी यहाँ पे हम बात करेंगे लेटराइट मिट्टी के बारे में। किसके बाद? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी। चौथी मिट्टी कौन सी है? लेटराइट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी, बस इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारत के लगभग 40% हिस्से में मिट्टी पाई जाती है, या भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है भैया? जो नदियों के द्वारा जो लाई गई जो मिट्टी है, जो भारत का ऊपरी मैदान, जो उत्तरी मैदान है, वो क्या है? जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। यह मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। वही मैंने अभी बताया, क्या किससे बनी है? नदी तंत्र से जो मिट्टी बनती है वो कौन सी कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी। अब जैसे पूर्वीय तटीय मैदान, विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मिट्टी से बने। किससे बने? जलोढ़ मिट्टी से। यह 2 प्रकार की होती है। यह भी भैया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो बांगर और एक आपकी खादर। जैसे जो भैया आपकी पुरानी मिट्टी होती है, चलिए हम देख लेते हैं बांगर और खादर के बारे में। तो हमारी जो मिट्टी होती है बांगर और खादर, तो बांगर मिट्टी जो भैया जो पुरानी मिट्टी होती है, जो पुरानी नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, जैसे ऊपर का मैदान जो हमारा बना हुआ है पहले से पुरानी मिट्टी के द्वारा बना है, वो बांगर कहलाता है। और खादर जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, जैसे तराई क्षेत्र की जो मिट्टी नदियों के द्वारा जो तुरंत बहा के ला के बनाई जाती है, वो कौन सी कहलाती है? आपकी खादर। जलोढ़ मृदाएं उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होती हैं, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। कैसी की जाती है? गहन कृषि की जाती है। हम बात करेंगे काली मिट्टी की। कौन सी मिट्टी की? काली मिट्टी की। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से किससे हुआ है? इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। जो हमारी काली मिट्टी है उसका निर्माण बेसाल्ट जो चट्टाने उसके टूटने से हुआ है। लावा प्रवाह से होता है। जो लावा भैया जो आपके लावा फूटते हैं ना, उसके द्वारा हुआ है। काली मृदाएं, दक्कन का अधिकतर भाग जो क्या है? वो काली मृदाएं उसमें पाई जाती है। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जितना दक्षिण का भाग है वो किससे है? काली मिट्टी से बना है। कुछ भाग शामिल है। नमी के धीमे अवशोषण और नमी के क्षय की इस विशेषता के कारण काली मृदा में एक लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। ऐसी मिट्टी में क्या होती है? लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। काली मिट्टी को रेंगर तथा कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। यानी काली मिट्टी को रेंगर और कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। काली मृदाओं में चूने, लौह, मैग्नीशिया तथा एल्यूमिना के तत्व काफी पाए जाते हैं। यानी मैग्नीशिया, लौह, चूना तथा एल्यूमिना किसमें पाया जाता है? काली मिट्टी में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे लाल मिट्टी की। कौन सी? लाल मिट्टी की। तो इस मिट्टी में क्या होता है? सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। यानी आपका लोहा और सिलिका क्या होता है? अधिक मात्रा में पाया जाता है। लाल रंग जो इसका होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। पूछ लिया जाए क्वेश्चन की लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ये पीली होती है। ये मिट्टी उर्वरता विहीन होती है, यानी उर्वरक नहीं होती। इसमें कपास, दाल और मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है भैया? चूने का। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट के पहाड़ी पथ पर पाई जाती हैं। तो ये था भैया काली मिट्टी का आपका डिटेल। अब हम बात करेंगे लेटराइट मिट्टी, और ये हमारी आखिरी मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। इसका अर्थ है ईंट। मकान बनाने के लिए लेटराइट मृदाओं का प्रयोग ईंटें बनाने में किया जाता है। जैसे भैया लेटर का अर्थ होता है ईंट, मकान बनाने के लिए लेटराइट मृदाओं का प्रयोग किया जाता है और ये ईंटें बनाने में किया जाता है। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। अब क्या होता है? लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है और इसका जो पीएच होता है 6.0 होता है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों जैसे महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में भी पाई जाती है। लेटराइट में
लैटराइट मृदा में लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु चाय और कॉफी की खेती की जाती है। केवल लैटराइट मिट्टी पे किसकी खेती की जाती है? चाय और कॉफी की। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है हमें बताइए कमेंट करके। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।